फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 1 दिसंबर 2024 और 1 दिसंबर 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाले एग्जाम में आप लोग करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं, आप उन सभी टाइप के क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली दे पाएंगे। तो चलिए देरी न करते हुए आज के पहले क्वेश्चन पर आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, किस भारतीय संगठन को 2024 OPCW द हैक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन ऑनर्ड विद द 2024 OPCW द हैक अवार्ड? फर्स्ट ऑप्शन है AIMS दिल्ली, सेकेंड ऑप्शन है इंडियाज नीति आयोग, थर्ड ऑप्शन है इंडियन केमिकल काउंसिल, फोर्थ ऑप्शन है इसरो। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, किस भारतीय संगठन को 2024 OPCW द हैक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, इंडियन केमिकल काउंसिल को। ठीक है दोस्तों, चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारतीय रसायन उद्योग का प्रतिनिधित्व करने वाली शीर्ष संस्था भारतीय रसायन परिषद को 25 नवंबर 2024 को नीदरलैंड के हैग में एक समारोह में 2024 OPCW द हैक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारतीय रासायनिक परिषद के महानिदेशक डी सोथीसेल्वम ने यह पुरस्कार प्राप्त किया। यह पुरस्कार भारतीय रासायनिक परिषद को रासायनिक हथियार निषेध संगठन के सदस्य देशों के सम्मेलन के 29वें सत्र के दौरान प्रदान किया गया। CSP का 29वां सत्र 25 से 29 नवंबर 2024 तक नीदरलैंड के हैग में आयोजित किया गया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, भारतीय अरबपति शशि रुइया का हाल ही में 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह निम्नलिखित में से किस कंपनी के संस्थापक थे? इंडियन बिलियनियर शशि रुइया died recently at the age of 81. He was the founder of which of the following companies? फर्स्ट ऑप्शन है जिंदल ग्रुप, सेकेंड ऑप्शन है SR ग्रुप, थर्ड ऑप्शन है नायरा ग्रुप, फोर्थ ऑप्शन है HCL ग्रुप। बताइएगा दोस्तों, भारतीय अरबपति शशि रुइया का हाल ही में 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह निम्नलिखित में से किस कंपनी के संस्थापक थे? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, SR ग्रुप के। ठीक है दोस्तों, चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारतीय अरबपति और SR समूह के सह संस्थापक शशि रुइया का 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया। शशि रुइया की यात्रा उनके भाई रवि रुइया के साथ शुरू हुई जब उन्होंने 1969 में SR समूह की स्थापना की और बंदरगाह में बाहरी ब्रेक वाटर के निर्माण के लिए मद्रास पोर्ट ट्रस्ट से 2.5 करोड़ रुपए का ऑर्डर प्राप्त किया। शुरुआती सालों में SR ने निर्माण और इंजीनियरिंग क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया। इसने पुल, बांध और बिजली संयंत्रों सहित कई प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का निर्माण किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, खान मंत्रालय ने भारत के अपतटीय क्षेत्रों में खनिज ब्लॉक नीलामी की पहली किस्त शुरू की है। यह ऐतिहासिक पहल भारत के अपने अपतटीय क्षेत्रों में समुद्र के नीचे खनिज संसाधनों की खोज और विकास में प्रवेश का संकेत देती है।
कोयला और खान मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री कौन हैं? The Ministry of Mines has launched the first ever tranche of minerals block action in India's offshore areas. The landmark initiative signals India's entry into the exploration and development of undersea minerals resources within its offshore territories. Who is the Union Minister of Coal and Mines? फर्स्ट ऑप्शन है C.R. पटेल, सेकेंड ऑप्शन है भूपेंद्र यादव, थर्ड ऑप्शन है रघुनंदन राव, फोर्थ ऑप्शन है जी किशन रेड्डी। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, कोयला और खान मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री कौन है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, जी किशन रेड्डी जी हैं। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। खान मंत्रालय ने भारत के अपतटीय क्षेत्रों में खनिज ब्लॉक नीलामी की पहली श्रृंखला शुरू की है। यह ऐतिहासिक पहल भारत के अपने अपतटीय क्षेत्रों में समुद्र के नीचे खनिज संसाधनों की खोज और विकास में प्रवेश का संकेत देती है। इन क्षेत्रों में देश के प्रादेशिक जल, महाद्वीपीय शेल्फ, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य समुद्री क्षेत्र शामिल है। भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र 2 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है तथा ऐसा माना जाता है कि इसमें महत्वपूर्ण खनिज भंडार हैं। अगस्त 2023 में संसद ने अपतटीय क्षेत्र खनिज अधिनियम 2002 में संशोधन किया, जिससे अपतटीय क्षेत्रों में खनिज ब्लॉकों के आवंटन के लिए नीलामी अनिवार्य हो गई। यह संशोधन सरकार को संसाधन अन्वेषण और निष्कर्षण के लिए उत्पादन पट्टे और समग्र लाइसेंस देने को कारगर बनाने में सक्षम बनाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, वित्त मंत्रालय के अनुसार स्वास्थ्य सेवा और जीवन बीमा सेवाओं पर वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा एकत्रित राजस्व 2019-20 में 2101 करोड़ रुपए से 2023-24 में कितने प्रतिशत बढ़कर 16,398 करोड़ रुपए हो गया? अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, The revenue collected by the union government through goods and services tax (GST) on health care and life insurance services surged by how much percent of rate 16,398 crore in 2023 to 2024 from rate 2,101 crore in 2019 to 2020। फर्स्ट ऑप्शन है 180%, सेकेंड ऑप्शन है 280%, थर्ड ऑप्शन है 380%, फोर्थ ऑप्शन है 680%। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, 680%। ठीक है दोस्तों, चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में कहा कि स्वास्थ्य सेवा और जीवन बीमा सेवाओं पर माल और सेवा कर जीएसटी के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा एकत्रित राजस्व 2019-20 में 2101 करोड़ रुपए से 2023-24 में 680% बढ़कर 16,398 करोड़ रुपए हो गया। हालांकि इस श्रेणी में जीएसटी संग्रह वित्त वर्ष 2023 में एकत्रित 16,770 करोड़ रुपए की तुलना में वित्त वर्ष 2024 में मामूली रूप से कम हुआ। यह निर्णय राज्यों सहित हितधारकों की ओर से स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम पर जीएसटी दरों को कम करने की मांग के बीच लिया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस कंपनी ने नवंबर 2024 में एनटीपीसी के लिए लेह लद्दाख में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन स्थापित करने का काम पूरा कर लिया है?
Which company has completed setting up India's first green hydrogen fueling station in Leh Ladakh for NTPC in November 2024? फर्स्ट ऑप्शन है रिन्यू पावर, सेकंड ऑप्शन है अमारा राजा इंफ्रा, थर्ड ऑप्शन है GSW एनर्जी, फोर्थ ऑप्शन है NTPC लिमिटेड। बताइएगा फ्रेंड्स, किस कंपनी ने नवंबर 2024 में एनटीपीसी के लिए लेह लद्दाख में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन स्थापित करने का काम पूरा कर लिया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, अमारा राजा इंफ्रा। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। ईपीसी कंपनी अमारा राजा इंफ्रा ने एनटीपीसी के लिए लेह लद्दाख में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन स्थापित करने का काम पूरा कर लिया है। इस परियोजना से लेह और उसके आसपास उत्सर्जन मुक्त परिवहन संभव हो सकेगा, जिससे भारत उन कुछ देशों में शामिल हो जाएगा जो हरित गतिशीलता के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। परियोजना के पूरा होने के साथ ही एनटीपीसी इस क्षेत्र में 5 हाइड्रोजन ईंधन सेल बसों का संचालन शुरू कर देगा। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री और आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन का उद्घाटन किया। परियोजना के दायरे में हाइड्रोजन स्टेशन की डिजाइनिंग, इंजीनियरिंग, आपूर्ति, निर्माण, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग शामिल है। इसके अतिरिक्त इसमें टर्नकी आधार पर सभी प्रणालियों के लिए 3 साल के संचालन और रखरखाव कार्य भी शामिल हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस बीमा कंपनी ने स्मार्ट कम्युनिकेशन ऐप का अनावरण किया है, जो एक अत्याधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसका उद्देश्य ग्राहकों, एजेंटों, मूल्यवान भागीदारों और इसके प्रोप्राइटरी सेल्स फोर्स के बीच बातचीत को बढ़ाना है। विच इंश्योरेंस कंपनी हैज unveiled the smart communication app, a cutting-edge digital platform aimed at enhancing interaction between customer, agent, valued partners and its proprietary Salesforce PSF। फर्स्ट ऑप्शन है बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस, सेकंड ऑप्शन है भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस, थर्ड ऑप्शन है लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस, फोर्थ ऑप्शन है पीएनबी मेट लाइफ इंडिया इंश्योरेंस। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, किस बीमा कंपनी ने स्मार्ट कम्युनिकेशन ऐप का अनावरण किया है, जो एक अत्याधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसका उद्देश्य ग्राहकों, एजेंटों, मूल्यवान भागीदारों और इसके प्रोप्राइटरी सेल फोर्स के बीच बातचीत को बढ़ाना है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, पीएनबी मेट लाइफ इंडिया इंश्योरेंस। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। पीएनबी मेट लाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने स्मार्ट कम्युनिकेशन ऐप का अनावरण किया है, जो एक अत्याधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसका उद्देश्य ग्राहकों, एजेंटों, मूल्यवान भागीदारों और इसके प्रोप्राइटरी सेल फोर्स के बीच बातचीत को बढ़ाना है। यह ऐप बिक्री प्रक्रियाओं को सरल बनाने और सार्थक व्यक्तिगत संपर्कों को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, नवंबर 2024 में किस कंपनी ने यूपीआई लाइट के लिए एक नया स्वचालित टॉप अप फीचर शुरू किया, जिससे उपयोगकर्ताओं के लिए छोटे मूल्य के लेन देन को सरल बनाया जा सके? इन नवंबर 2024 विच कंपनी रोल्ड आउट अ न्यू ऑटोमेटिक टॉप अप फीचर फॉर यूपीआई लाइट, स्ट्रीमलाइनिंग स्मॉल वैल्यू ट्रांजिशन फॉर यूजर्स? फर्स्ट ऑप्शन है पेटीएम, सेकेंड ऑप्शन है गूगल पे, थर्ड ऑप्शन है फोन पे या फोर्थ ऑप्शन है अमेजॉन पे।
जल्दी से बताइएगा दोस्तों, नवंबर 2024 में किस कंपनी ने यूपीआई लाइट के लिए एक नया स्वचालित टॉपअप फीचर शुरू किया, जिससे उपयोगकर्ताओं के लिए छोटे मूल्य के लेन देन को सरल बनाया जा सके। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, पेटीएम। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। पेटीएम की मूल कंपनी 197 कम्युनिकेशन ने पेटीएम यूपीआई लाइट के लिए एक नया स्वचालित टॉपअप फीचर शुरू किया है, जो उपयोगकर्ताओं के लिए छोटे मूल्य के लेन देन को आसान बना देगा। यह सुविधा यूपीआई लाइट बैलेंस के पूर्व निर्धारित सीमा से नीचे चले जाने पर स्वचालित रूप से रिचार्ज होने को सुनिश्चित करती है, जिससे पिन की आवश्यकता समाप्त हो जाती है और दैनिक भुगतान में कोई बाधा नहीं आती। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, नवंबर 2024 में राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा ने भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया को कितने साल के लिए निलंबित कर दिया, क्योंकि उन्होंने 10 मार्च को राष्ट्रीय चयन ट्रायल के दौरान डोप परीक्षण के लिए नमूना देने से इनकार कर दिया था। इन नवंबर 2024 द नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी हैंडेड अ हाउ मैनी ईयर suspension to Indian wrestler Bajrang Punia after he refused to provide a sample for a drop test during the national selections trial on March 10। फर्स्ट ऑप्शन है 6 ईयर, सेकेंड ऑप्शन है 5 ईयर, थर्ड ऑप्शन है 4 ईयर्स, फोर्थ ऑप्शन है 3 ईयर्स। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 4 ईयर्स। ठीक है दोस्तों, चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा ने भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया पर 4 साल का निलंबन लगाया है, क्योंकि उन्होंने 10 मार्च को राष्ट्रीय चयन ट्रायल के दौरान डोप परीक्षण के लिए नमूना देने से इनकार कर दिया था। 23 अप्रैल को नाडा द्वारा निलंबित किए जाने के बाद टोक्यो खेलों के कांस्य पदक विजेता को इस घटना के मद्देनजर विश्व कुश्ती महासंघ द्वारा भी निलंबित कर दिया गया था। एडीडीपी ने अपने आदेश में कहा, पैनल का मानना है कि एथलीट अनुच्छेद 10.31 के तहत प्रतिबंधों के लिए उत्तरदायी है और 4 साल की अवधि के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, 8 वर्षीय दिवित रेड्डी ने इटली के मोंटेसिल्वानो में अंडर 8 विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप जीती है, वह किस राज्य से हैं। 8-year-old Divit Reddy has won the Under-8 World Cadet Chess Championship in Montesilvano, Italy. He is from which state? फर्स्ट ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, सेकेंड ऑप्शन है तेलंगाना, थर्ड ऑप्शन है छत्तीसगढ़ या फोर्थ ऑप्शन है तमिलनाडु। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, 8 वर्षीय दिवित रेड्डी ने इटली के मोंटेसिल्वानो में अंडर 8 विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप जीती है, वह किस राज्य से है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना राज्य से है। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। हैदराबाद तेलंगाना के 8 वर्षीय दिवित रेड्डी ने इटली के मोंटेसिल्वानो में अंडर 8 विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप जीत ली है। दिवित ने अंडर 8 वर्ल्ड कैडेट शतरंज चैंपियनशिप में संभावित 11 में से 9 अंक हासिल किए और साथ ही भारतीय सात्विक स्वैन और चीनी जिम्बिंग गुओ के साथ बराबरी पर रहे। हालांकि बेहतर ट्राई ब्रेक स्कोर के कारण दिवित रेड्डी को स्वर्ण पदक, सात्विक स्वैन को रजत पदक और चीनी जिम्बिंग
गुओ को कांस्य पदक दिया गया। 1784 की FIDE रेटिंग वाले दिवित ने चैंपियनशिप की शानदार शुरुआत की और अपने पहले 4 मैच जीते। हालांकि वे अपने अगले 2 मैच हार गए, लेकिन वापसी करते हुए उन्होंने अपने आखिरी 5 मैच जीते और खिताब अपने नाम किया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस कंपनी को नवंबर 2024 में एंजल वन म्यूचुअल फंड के लिए एसेट मैनेजमेंट कंपनी के रूप में कार्य करने के लिए सेबी की मंजूरी मिली है, जो विशेष रूप से व्यापक निवेश समाधानों पर ध्यान केंद्रित करेगी? विच कंपनी हैज रिसीव्ड सेबीज अप्रूवल टू एक्ट एज द एसेट मैनेजमेंट कंपनी फॉर एंजल वन म्यूचुअल फंड विच विल focus exclusively on passive investment solution in November 2024? फर्स्ट ऑप्शन है अपस्टॉक्स, सेकंड ऑप्शन है एंजल वन, थर्ड ऑप्शन है पेटीएम मोन, फोर्थ ऑप्शन है 5 पैसा। जल्दी से बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, एंजल वन। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। एंजल वन एसेट मैनेजमेंट कंपनी को एंजल वन म्यूचुअल फंड के लिए एसेट मैनेजमेंट कंपनी के रूप में कार्य करने के लिए सेबी की मंजूरी मिल गई है, जो विशेष रूप से निष्क्रिय निवेश समाधानों पर ध्यान केंद्रित करेगी। एंजल वन म्यूचुअल फंड के निष्क्रिय निवेश उत्पाद जैसे इंडेक्स फंड और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ग्राहकों को धन सृजन के लिए कम लागत वाला, पारदर्शी और सुलभ मार्ग प्रदान करने के लिए डिजाइन किए जाएंगे। फंड हाउस का लक्ष्य देश भर में बढ़ते खुदरा निवेशकों के लिए उपयोगकर्ता के अनुकूल, समझने में आसान धन सृजन उत्पादों की पेशकश करना है। एंजल वन के अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक दिनेश ठक्कर जी हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। एग्जाम के नजरिए से दोस्तों क्लास बहुत हेल्पफुल रही होगी आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो और सारे फैक्टों को आप लोगों ने अच्छे से समझा हो, तो प्लीज इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना कमेंट बॉक्स में करना मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच दोस्तों।